नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है सक्षम शर्मा और आज इस वीडियो में हम सेकंड एंग्लो मराठा वॉर को डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने इससे पिछली वीडियो यानी कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर की वीडियो में देखा था कि कैसे मराठों ने पहली एंग्लो मराठा वॉर में ब्रिटिशर्स को हरा दिया था और उसके बाद उन दोनों के बीच साइन हुई थी ट्रीटी ऑफ सालबाई। ये ट्रीटी हुई थी साइन 1782 में और इस ट्रीटी ऑफ सालबाई की कई शर्तों में एक शर्त ये भी थी कि अगले 20 सालों तक मराठास और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक दूसरे पर कोई अटैक नहीं करेंगे, यानी कि एक तरीके का शांति समझौता था दोनों के बीच में। अब इन 20 सालों में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए। तो उनमें सबसे बड़ा चेंज ये था कि मैसूर के रूलर टीपू सुल्तान को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चौथी एंग्लो मैसूर वॉर में हरा दिया था और इस लड़ाई में टीपू सुल्तान मारे गए थे। तो उसके बाद ब्रिटिशर्स एक बहुत बड़ी पावर बन गई थी इंडिया के अंदर और अब मराठास एक अकेली ऐसी पावर बनी हुई थी जो ब्रिटिशर्स का मुकाबला कर सकती थी। कुछ हद तक सिखों को भी कह सकते हैं आप, पर वो इसके बाद आएंगी एंग्लो सिख वॉर्स। तो लेकिन मराठास जो थे वो आपस में लड़ने में लगे हुए थे। उनके अंदर जो यूनिटी थी वो काफ़ी कम थी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक अभी पैदा हुए बच्चे को मराठा का पेशवा बना दिया था और जो असली पावर थी वो थी नाना फडणवीस के हाथ में। तो मराठा कॉन्फेडरेसी इस समय 5 चीफ्स के अंदर डिवाइडेड थी। एक तो पेशवा जो पुणे में बैठता था, फिर गायकवाड़ थे बड़ौदा में, होलकर थे इंदौर में, सिंधियास थे ग्वालियर के और भोसले थे नागपुर में। अब यहाँ पर ये जो छोटे बच्चे को बिठा तो दिया गद्दी पे, पर जो सारी पावर नाना फडणवीस के हाथ में है, तो वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गया माधवराव टू और उसने अल्टीमेटली सुसाइड कमिट कर ली। तो माधवराव टू के सुसाइड करने के बाद पेशवा की गद्दी पे बैठा रघुनाथ राव का बेटा बाजीराव टू। अब ये बाजीराव टू जो है बिल्कुल भी एबल नहीं था राज्य को चलाने में। जब तक नाना फडणवीस रहे, वो बाजीराव टू के भी चीफ मिनिस्टर बन के रहे, तब तक तो मराठा राज्य ठीक से चलता रहा। लेकिन नाना फडणवीस की 1800 में डेथ हो गई। उसके बाद जितने भी ये चीफ्स थे मराठास के, जिनके बारे में मैंने अभी डिस्कस किया, ये आपस में लड़ने लगे बाजीराव टू के ऊपर अपना कंट्रोल लाने के लिए। तो जो मेन यहाँ पर पावर्स थी वो थे सिंधियास और होलकर। दोनों ही चाहते थे कि बाजीराव उनके साथ मिल जाए, लेकिन बाजीराव यहाँ पर सिंधियास के साथ मिल गया। और जब ये यशवंत राव होलकर, यहाँ पर जसवंत राव लिखा है, कई जगह यशवंत राव भी लिखा होता है, जब ये जसवंत राव होलकर को ये बात पता चली तो उन्होंने पेशवा के ऊपर लड़ाई डिक्लेयर कर दी। तो पेशवा ने इस बीच में क्या किया, जो जसवंत राव होलकर का ब्रदर था विट्ठू जी की हत्या करवा दी। तो जब होलकर को ये बात पता चली तो वो गुस्से से पगला गया और वो अपनी पूरी आर्मी लेके बाजीराव और सिंधिया की आर्मी से लड़ने निकल पड़ा। और जसवंत राव होलकर ने पेशवा और सिंधिया की दोनों की आर्मीज़ को पूना के पास हदासपुर नामक जगह पे हरा दिया और बाजीराव टू की जगह विनायक राव को पेशवा की सीट पे बिठा दिया। अब बाजीराव टू हार तो गया, पर वो अपनी हार मानने को तैयार नहीं था। वो भी पेशवा की गद्दी पे बैठना चाहता था। तो वो भाग के पहुंचा बसीन में। बसीन टेरिटरी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। उसने जाके अंग्रेज़ों से मदद मांगी। तो अंग्रेज़ हमेशा की तरह अपने फ़ायदे के लिए देखते हैं हर चीज़ को। तो उन्होंने बाजीराव टू के साथ एक ट्रीटी साइन की, जिसकी जो शर्तें थी वो अब हम डिस्कस करते हैं। तो ये ट्रीटी ऑफ बसीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है 1802 में, क्योंकि यहाँ पर पेशवा ने एक तरीके से अंग्रेज़ों के साथ, अगर वो उसे युद्ध में जीतने में मदद करें, तो एक तरीके से सब्सिडरी अलायंस साइन कर लिया। और इसका एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हुआ बाद में जाके। तो अभी हम इस ट्रीटी की शर्तें देखते हैं। तो यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला कि हम तुम्हें 6000 सैनिक दे देंगे, बदले में तुम कंपनी को टेरिटरीज दोगे जो सालाना इनकम देंगी 26 लाख रुपए की। साथ ही सूरत भी कंपनी को देने की बात की गई। उसके अलावा जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद था, उससे मराठास की लड़ाई होती रहती थी। तो यहाँ पर कंपनी ने बोला कि अब तुम निज़ाम ऑफ हैदराबाद के किंगडम से अपने क्लेम्स हटा दोगे।
जो चौथ, ये 1/4 टैक्स लेते थे मराठास, ये क्लेम आप उन पे नहीं लगाओगे, क्योंकि जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एलाई था। तो यहाँ पर कंपनी को ये इस ट्रीटी के सहायता से ये फ़ायदा हो गया कि निज़ाम से मराठास के झगड़े ख़त्म कर दिए। उसके अलावा ये बोला गया कि आप अपनी एम्प्लॉयमेंट में किसी और यूरोपियंस को नहीं रखोगे, क्योंकि कंपनी को हमेशा ही फ्रेंच का डर रहता था। तो यहाँ पर इंग्लिश ने किसी और यूरोपियंस को हायर करने से मना कर दिया। उसके अलावा अगर मराठास को किसी भी स्टेट के साथ रिलेशन बनाने हैं तो उसे पहले अंग्रेज़ों से पूछना पड़ेगा। तो यहाँ पर बाजीराव टू ने ये ट्रीटी साइन कर दी, जिसके अकॉर्डिंग जो मराठास थे उनको अगर वो ये लड़ाई जीत जाता है उसके बाद एक सब्सिडरी अलायंस साइन करना था। तो ये जब बात बाकी की फैक्शंस को पता चलती है मराठास की, तो उनको ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और उनमें से कुछ फैक्शंस आपस में मिलके इंग्लिश के अगेंस्ट लड़ाई की तैयारी शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर शुरू में होलकर ने तो अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई घोषित नहीं की, वो पहले अपना अलग बैठा रहा क्योंकि उसकी सिंधिया से बनती नहीं थी। और यहाँ पर पहले सिंधियाज और भोसलेज ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई स्टार्ट कर दी। तो यहाँ पर लेकिन ब्रिटिश इस समय इंडिया में बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में थे। उन्होंने अर्थर वेलेस्ली को भेजा और अर्थर वेलेस्ली ने अपनी आर्मी के साथ सिंधिया और भोसले की फोर्सेस को हरा दिया और उनसे अलग से सब्सिडरी अलायंस की ट्रीटी साइन करा ली। क्योंकि अब सब्सिडरी अलायंस की ट्रीटी में तो मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया है और उसमें होता ये था कि हम जो मराठास हैं वो अपने राज्य में अपने सैनिक नहीं रख सकते, अपने सैनिकों की जगह उन्हें रखने पड़ेंगे अंग्रेजी सैनिक, और उनके खाने पीने रहने सब खर्च उनको देना पड़ेगा और उसके अलावा अंग्रेज़ों को भी पैसे देने पड़ेंगे उन सैनिकों की टुकड़ी को मेंटेन करने के लिए, और बदले में अपनी सेना हटानी पड़ेगी। तो बेसिकली जो भी रूलर होता था सब्सिडरी अलायंस का वो एक पपेट बन के रह जाता था। तो इसीलिए मराठास सब्सिडरी अलायंस सुनते ही सारे एक के बाद एक मराठा चीफ्स ने ब्रिटिशर्स के ऊपर लड़ाई डिक्लेयर करनी स्टार्ट कर दी। तो अब ये बात जब सिंधियाज और भोसले की डिफीट की जब बात होलकर को पता चली तो उसने भी जितने भी इंडियन रूलर्स थे बचे हुए उनके साथ उसने एक अलायंस बनाने की कोशिश की, कई सारे राजाओं को अपने साथ लिया और इंग्लिश के साथ यानी कि ब्रिटिशर्स के साथ लड़ाई करने निकल पड़ा। पर उसकी भी जो अटैम्प्ट थी वो अनसक्सेसफुल रही और होलकर को भी ब्रिटिशर्स ने हरा दिया और उसके बाद मराठास हार गए। लगभग सभी के साथ सब्सिडरी अलायंस की ट्रीटी साइन होगी और उसके बाद वो ब्रिटिश की वेसलेज बन के रह गए। अल्टीमेट फैसला अभी थर्ड मराठा वॉर में निकलेगा, पर यहाँ से मराठास की जो पावर थी वो काफ़ी हद तक कुचल दी गई। तो ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट मोमेंट था इंडियन हिस्ट्री में। तो यहाँ पर जितनी भी मराठा फोर्सेस थी वो बैटल में ब्रिटिशर्स ने हरा दी। सिंधियाज ने साइन कर ली ट्रीटी ऑफ सुरजी अंजन गांव। इसके अकॉर्डिंग उन्होंने ब्रिटिश को रोहतक, गंगा यमुना दोआब, गुड़गांव का एरिया, दिल्ली आगरा का एरिया और ब्रोच और कुछ गुजरात की डिस्ट्रिक्ट्स, बुंदेलखंड के पार्ट्स और अहमदनगर फोर्ट, यानी कि काफ़ी सारी टेरिटरीज यहाँ पर ब्रिटिशर्स को सिंधिया से मिल गई। उसके बाद भोसले के साथ ट्रीटी साइन की देवगांव की। यहाँ पर कटक, बलासोर और वर्धा रिवर का एरिया उन्होंने भोसले से छीन लिया। उसके बाद होलकर के साथ एक और ट्रीटी साइन की जो थी ट्रीटी ऑफ राजघाट। इसके अकॉर्डिंग उन्हें टोंक, बूंदी और रामपुरा मिल गया। यानी कि अब मराठास की शक्ति लगभग ख़त्म हो चुकी थी। अब लार्ज पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया ब्रिटिशर्स के डायरेक्ट कंट्रोल में आ गए थे। हालांकि असली जो आखिरी फैसला है वो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बाद होएगा, जिसकी मैं आगे वीडियो लाने वाला हूँ। पर ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसके साथ आप ये कह सकते हो कि मराठास ने ब्रिटिशर्स को पूरे इंडिया की चाबी दे दी थी। इस लड़ाई में आपसी झगड़ों में लगे रहकर और अपने राज्य के बारे में ना सोचकर आपस में लड़ लड़ के इन्होंने अपने आप को काफ़ी कमज़ोर कर लिया और ब्रिटिशर्स ने इसका फ़ायदा उठा के मराठास को हरा दिया। तो ये था सेकंड एंग्लो मराठा वार। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आया होगा और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।